हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA 5 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, ब्रीफ आउट द बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि पावर कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, जुडिशरी कैसे काम करती है और फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे मेंटेन होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होती है। दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मेन मकसद यूनिटी और डाइवर्सिटी को बैलेंस करना होता है। केसी वेयर ने कहा था कि फेडरलिज्म एक ऐसा मेथड है जिसमें पावर्स क्लियरली डिवाइड की जाती है ताकि दोनों सरकार अपनी डोमेन में सुप्रीम रहे। मेन बॉडी। 1. डिवीजन ऑफ पावर्स। सबसे पहला फीचर है पावर का क्लियर डिवीजन सेंटर और स्टेट्स के बीच। जैसे इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दी गई है। इस डिवीजन से एक ही लेवल के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता और दोनों की ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट होती है। 2. रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है जो पावर्स को क्लियरली डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए ताकि एक तरफ से हाई इजीली चेंज ना हो सके। इंडिया में फेडरल फीचर्स को चेंज करने के लिए स्टेट्स की भी अप्रूवल जरूरी होती है। 3. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ होता है। सेंटर और स्टेट्स दोनों अपनी पावर्स वहीं से लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। ये सिस्टम फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करता है और आर्बिट्ररी एक्शंस को रोकता है। 4. इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फेडरलिज्म के लिए एक इम्पार्शियल जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट सॉल्व करे। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू एंश्योर करता है कि दोनों गवर्नमेंट्स अपनी लिमिट्स में काम करें। 5. डुअल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में 2 गवर्नमेंट्स होती है, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। दोनों डायरेक्टली सिटीजन्स के ऊपर काम करती है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इफेक्टिव और लोकल नीड्स के हिसाब से रिस्पॉन्सिव बनता है। 6. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टेट्स को अपनी फाइनेंशियल पावर्स मिलनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके। इंडिया में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच किया गया है। फाइनेंस कमीशन इस बैलेंस को मेंटेन करता है। 7. बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। फेडरलिज्म में अक्सर सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरल होती है। इंडिया में राज्यसभा स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन करती है। इससे नेशनल पॉलिसी मेकिंग में स्टेट्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट होते हैं। 8. यूनिटी विद डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म एक तरफ नेशनल यूनिटी बनाए रखता है और दूसरी तरफ रीजनल डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता है। इंडिया में GST काउंसिल और नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन। ओवरऑल फेडरलिज्म के मेन फीचर्स हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डुअल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इंडिया का फेडरल सिस्टम क्वाजी फेडरल माना जाता है क्योंकि इसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स मिक्स है। ये सिस्टम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी रिडक्शन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बेसिकली हमें एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज करके इकोनॉमी के गोल्स कैसे अचीव करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट के रेवेन्यू जैसे टैक्सेस और एक्सपेंडिचर जैसे पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू इकोनॉमी को मैनेज करना। ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक टूल है जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सोशल जस्टिस के लिए उस होता है। इकोनॉमिस्ट J.M. केन्स ने फिस्कल पॉलिसी की इंपॉर्टेंस डिमांड मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझाई थी। अब हम फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। मेन बॉडी। 1.
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। डेवलपिंग कंट्रीज में फिस्कल पॉलिसी का मेन फोकस होता है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके प्रोडक्टिव सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ में लगाना। एग्जाम्पल, इंडिया में सरकार ने रोड और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स एलोकेट किए जिससे जॉब्स क्रिएट हुए और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करके फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेस बनाती है। 2. प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होते हैं। फिस्कल पॉलिसी का एम होता है प्राइसेस को स्टेबल रखना। इन्फ्लेशन के टाइम टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, एक्सपेंडिचर कम किया जाता है और सेविंग्स को एनकरेज किया जाता है। डिफ्लेशन के टाइम टैक्सेस कम होते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ता है और सब्सिडीज दी जाती है ताकि डिमांड स्टिम्युलेट हो। एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम इंडिया ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और राशन स्कीम्स शामिल थे। 3. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। फिस्कल पॉलिसी का एक मेजर गोल एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन है। गवर्नमेंट फंड्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है। एग्जाम्पल, एमजी नरेगा एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिसे फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट करती है। सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स जैसे फ्री फूड और हेल्थ सर्विसेज पुअर लोगों के लिए सेफ्टी नेट बनाते हैं। 4. रिड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। डेवलपिंग कंट्रीज में वेल्थ इनइक्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिस्कल पॉलिसी रीडिस्ट्रीब्यूशन का टूल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से रिच लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और पुअर लोगों को सब्सिडीज और वेलफेयर सर्विसेज मिलती है। एग्जाम्पल, लग्जरी गुड्स पर हाई टैक्स और एसेंशियल कमोडिटीज पर लो टैक्स सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए टारगेटेड होता है। 5. बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। फिस्कल पॉलिसी एक्सटर्नल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी उस होती है। इंपोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम होने पर डेफिसिट होता है, जिसे इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट सब्सिडी से बैलेंस किया जाता है। एग्जाम्पल, आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव्स और कुछ इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज इंडिया की फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं। 6. कैपिटल फॉर्मेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। फिस्कल पॉलिसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करती है थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लोन्स के जरिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड करती है। इस तरह फिस्कल पॉलिसी प्राइवेट और पब्लिक सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज में लगाती है। 7. रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। फिस्कल पॉलिसी बैकवर्ड एरियाज के लिए स्पेशल पैकेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए रीजनल इम्बैलेंस कम करती है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन पर स्पेंडिंग से इंक्लूसिव डेवलपमेंट होती है। मतलब फिस्कल पॉलिसी का फोकस सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर भी होता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी कम करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टेबल रखना। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए फिस्कल पॉलिसी एक डेवलपमेंट और वेलफेयर टूल है। अगर एफिशिएंटली यूज हो तो फिस्कल पॉलिसी इंक्लूसिव ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों को इंश्योर करती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe the pattern of classification of government expenditure. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कैसे क्लासिफाई करती है। हमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, प्लान और नॉन प्लान, और मॉडर्न क्लासिफिकेशंस जैसे कि प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और वोटेड चार्ज एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही ये भी बताना है कि ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार के खर्चे जो वो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करती है। क्योंकि सरकारी खर्चे बहुत डाइवर्स होते हैं, उन्हें कैटेगरीज में क्लासिफाई करना जरूरी होता है ताकि बजटिंग, अकाउंटेबिलिटी और एनालिसिस इजी हो सके। इकोनॉमिस्ट्स ने अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं जिससे हमें सरकार की प्रायोरिटीज और स्पेंडिंग का इम्पैक्ट समझ आता है। मेन बॉडी। 1. रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो डेली खर्चे होते हैं जो सरकार के डिपार्टमेंट्स के चलने के लिए जरूरी है, जैसे सैलरीज, पेंशन्स, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये नए एसेट्स क्रिएट नहीं करते। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, रेशन, सब्सिडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर
ये वो खर्चे होते हैं जो नए एसेट्स क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को कम करते हैं। इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। एग्जाम्पल, हाईवे बनाना, फैक्ट्रीज के लिए मशीन्स लेना, लोन्स का रीपेमेंट। इंपॉर्टेंस, इस क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि बजट का कितना हिस्सा मेंटेनेंस पर और कितना डेवलपमेंट पर जा रहा है। 2. डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर प्रमोट करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाना, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ये खर्चे डायरेक्टली ग्रोथ नहीं करते लेकिन जरूरी होते हैं, जैसे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, आर्मी के लिए खर्चा, पुलिस सैलरी। रेलेवेंस, इससे हमें समझ आता है कि सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज पर कितना खर्चा करती है और मेंटेनेंस पर कितना। 3. प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अब स्कीम और नॉन स्कीम। प्लान एक्सपेंडिचर ये खर्चे 5-year प्लान्स या डेवलपमेंट स्कीम्स के थ्रू होते थे, जो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग अप्रूव करता था। एग्जाम्पल, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये रूटीन खर्चे होते थे जो प्लान से लिंक्ड नहीं होते, जैसे सैलरीज, पेंशन्स, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स। एग्जाम्पल, पुलिस और डिफेंस का खर्चा। अपडेट, 2017 के बाद प्लान, नॉन प्लान की जगह स्कीम और नॉन स्कीम क्लासिफिकेशन यूज होता है। 4. दूसरे मॉडर्न क्लासिफिकेशंस, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव स्पेंडिंग नेशनल इनकम बढ़ता है, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अनप्रोडक्टिव डायरेक्ट ग्रोथ नहीं करता पर जरूरी होता है, जैसे डिफेंस। वोटेड और चार्ज्ड। वोटेड एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट में डिस्कस और वोट होता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जैसे जजेस की सैलरी वोट के बिना अप्रूव होता है। जनरल, सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन बजट में खर्चे इन सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। कंक्लूजन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन बजटिंग और पॉलिसी एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज वेलफेयर, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एलोकेट होते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और इकोनॉमिक प्लानिंग क्लियरली समझ आती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Examine the impact of public expenditure on different aspects of economy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सरकारी खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी के अलग अलग एरियाज पर क्या इफेक्ट डालता है। ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर, इंट्रोडक्शन। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्च जो गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और एडमिनिस्ट्रेशन पर करती है। ये इकोनॉमी की डायरेक्शन को डिसाइड करता है क्योंकि इससे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर सीधा असर पड़ता है। इकोनॉमिस्ट जैसे डाल्टन और वैगनर ने कहा है कि सरकारी खर्च सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं होता, बल्कि डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए भी होता है। आइए अब इसके इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट। कैपिटल फॉर्मेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जैसे रोड्स, रेलवेज और पावर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने आज नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। एजुकेशन और हेल्थ पर एक्सपेंडिचर से लोग स्किल्ड और हेल्दी बनते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जीडीपी तेजगति से बढ़ता है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट। सरकार बैकवर्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके रीजनल डिस्पैरिटी को कम करती है, जिससे बैलेंस्ड ग्रोथ होता है। 2. एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जॉब क्रिएशन। पब्लिक वर्क्स और वेलफेयर स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब्स क्रिएट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सब्सिडीज और ट्रांसफर पेमेंट्स से गरीब और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को फायदा मिलता है, इनइक्वालिटी कम होती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। 3. सोशल वेलफेयर और ह्यूमन डेवलपमेंट। हेल्थ और एजुकेशन। हॉस्पिटल, स्कूल, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स पर एक्सपेंडिचर से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन। सब्सिडाइज्ड रेशन, हाउसिंग और सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोग्राम्स गरीबी कम करते हैं। सोशल जस्टिस।
वीमेन और वेकर सेक्शंस के लिए टारगेटेड स्कीम्स उन्हें इंक्लूजन और प्रोटेक्शन देती है। 4. स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। केन्जियन थियरी के हिसाब से डिप्रेशन में सरकार ज्यादा खर्च करती है और इन्फ्लेशन में अननेसेसरी खर्च कम करती है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स, इरिगेशन और डिजिटल नेटवर्क्स पर खर्च से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को बूस्ट मिलता है। डिफेंस और सिक्योरिटी। डिफेंस पर खर्च से स्टेबिलिटी आती है और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर पब्लिक एक्सपेंडिचर से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंश्योर होता है। 5. नेगेटिव इम्पैक्ट्स, क्रिटिकल व्यू। फिस्कल डेफिसिट। अगर रेवेन्यू के बिना ज्यादा खर्च हो तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अगर खर्च प्रोडक्टिव ना हो तो डिमांड बढ़कर इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। लीकेजेस और करप्शन। इनएफिशिएंट और करप्ट प्रैक्टिसेस से एक्सपेंडिचर इफेक्टिव नहीं हो पाता। कंक्लूजन। पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर और स्टेबिलिटी का एक मेजर टूल है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए सही एलोकेशन और मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर सरकार वाइजली खर्च करे तो यह इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट बन सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।